मान लो जब दो धावक एक साथ दौड़ते हैं, लंबी दूरी, मैदान ऐसमान, दोनों का एक ही लक्ष्य है, दुनिया की महाशक्ति बनना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना भारत से इतना आगे निकल गया। क्या इंडिया 2030 तक चाइना को पीछे छोड़ सकता है? आज हम इन सब पहलुओं पर डिटेल में स्टडी करेंगे। जहां 1947 में भारत इंग्लैंड से आजाद हुआ, उस समय भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और एक्सपोर्ट ना के बराबर था। दूसरी तरफ चाइना जब 2 साल बाद 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय चाइना में भी भारत जैसे ही परिस्थितियां थी। चाहे वो बेरोजगारी थी, चाहे वो महंगाई थी, चाहे वो एक्सपोर्ट था, चाहे वो भूखमरी थी, परंतु दोनों देशों में एक डिफरेंस था। जहां भारत पर इंग्लैंड का पूरी तरह से कब्जा था, भारत उसका एक पूरी तरह से उपनिवेश था। दूसरी तरफ चाइना पर यूरोप के कई देशों का आंशिक नियंत्रण था, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का। 1975 तक चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी थी लगभग बराबर थी, परंतु मोड़ आया 1978 में चाइना में, जब चाइना का एक लीडर डेंग जियाओपिंग ने कहा था, इट डज नॉट मैटर द कलर ऑफ ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज द माइस। इट मीन्स दैट आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती, रिजल्ट मायने रखते हैं। डेंग ने 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, उन्होंने टैक्स कम किया, उन्होंने इकोनॉमी को ओपन करने के साथ साथ चीप लेबर प्रोड्यूस की। उन्होंने चाइना में न केवल चीप लेबर बल्कि लेबर को स्किल्ड बनाया, हेल्थ, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बाहर विदेशों से एफडीआई को अट्रैक्ट किया। उन्होंने हर सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, हर सेक्टर में काफी सुधार किए। उन्होंने विदेशियों के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट तैयार किया। जब बहुत ज्यादा विदेशों की, खासकर अमेरिका और यूरोप की काफी एमएनसीज चाइना में आई, तो उनके लिए चाइना ने एक माहौल तैयार कर दिया। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ उनको, चाहे टैक्स की बात है, चाहे फाइनेंस की बात है, चाहे रॉ मटेरियल की बात है, चाहे स्किल्ड एंड चीप लेबर की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाइना ने हर तरह की इन एमएनसीज को, चाहे वो एमएनसीज यूरोप की थी, चाहे वो अमेरिका की थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया की थी, सभी मल्टीनेशनल कंपनीज को हर तरह से चाइना ने हेल्प की। और 1980 और 90 के दशक के बीच में, 80 और 90 मीन्स इन 10 सालों में चाइना ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चाइना इन 10 सालों में एक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई। दूसरी तरफ इंडिया 1970 और 80 के बीच में यहां पर नया एक्सपोर्ट था, यहां पर लाइसेंसी राज था, रेड टेपिज्म का कंसेप्ट था, यहां पर नए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। परंतु एट लास्ट 1991 में जब राव मनमोहन मॉडल आया और भारत में एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के कारण भारत ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दी। यहाँ भारत में
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किए गए, चाहे टैक्स की बात है वो टैक्स कम कर दिए, रेड टेपिज्म का जो बोलबाला था वो खत्म हो गया, लाइसेंसी राज खत्म कर दिया, विदेशियों के लिए भारत में व्यापार जमाना आसान हो गया। 1980 और 90 के बीच में चाइना ने एक मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण कर लिया। इन 10 सालों में चाइना दुनिया की एक सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज का सेटअप चाइना में किया, क्योंकि चाइना ने इन देशों को हर तरह की हेल्प देनी शुरू की। लेकिन इसी दौरान 1980 और 90 के बीच में भारत में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। भारत उस समय गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विदेशी कर्ज से पीड़ित था। न केवल विदेशी कर्ज बल्कि भारत का जो एक्सपोर्ट ना के बराबर था। 2004 में अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों का हार, एक कंसेप्ट दिया। इसके तहत आज चाइना हिंद महासागर के आसपास से दुनिया के देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, भारत जैसे देशों को घेर रहा है। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत आज चाइना जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, अफ्रीका में जिबूती, श्रीलंका में हमनटोटा, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। 2013 में चाइना ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का कंसेप्ट दिया। इट इज नोन एज वन बेल्ट वन रोड। इसके तहत आज चाइना एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ रहा है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव एक लिंक है रोड, रेल, पोर्ट, गैस पाइपलाइन और डिजिटल लिंक है। इसके तहत आज चाइना एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को जोड़ रहा है। इट इज नोन एज डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी मीन्स चाइना आज दुनिया के देशों को सस्ते कर्ज का लालच देकर फंसा रहा है, उन देशों पर अपना प्रभुत्व, अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। आज चाइना कहां है? परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आज चाइना की जीडीपी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है, जो $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आज चाइना की जीडीपी $19 ट्रिलियन से ज्यादा है। आज चाइना का शेयर मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 30% है। आज चाइना का शेयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 17% के आसपास है। आज चाइना डिफेंस पर $250 बिलियन के आसपास खर्च कर रहा है। आज चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इसके साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स, चाइना आज न केवल हथियारों में आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में आज चाइना हथियारों को बेच रहा, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चाइना न केवल आज दुनिया की एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, बल्कि चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, आज चाइना पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पर है। आज अगर एग्रीकल्चर की बात करें, भारत से कम एरिया पड़ता है जहां पर कृषि की जाती है, लेकिन चाइना में भारत से पर एकड़ के हिसाब से दुगना प्रोडक्शन है। आज चाइना का पूरी दुनिया में व्हीट और राइस में पहली पोजीशन है। पूरी दुनिया आज चाइना की तरफ देख रही है, क्योंकि चाइना ने बहुत कम समय में, पिछले 40 साल में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। आज पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, खासकर मैन्युफैक्चरिंग का, अकेला चाइना में
यूएसए, जर्मनी और जापान से भी ज्यादा है। आज चाइना युआन का अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहा है। युआन को एक डॉलर की तरह एक हॉट करेंसी बना रहा है। चाहे एग्रीकल्चर की बात है, चाहे डिफेंस की बात है, चाहे एक्सपोर्ट की बात है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात है, चाहे चीप लेबर की बात है, आज पूरी दुनिया में चाइना का डंका बज रहा है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की अगर जीडीपी की बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जहां चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में शेयर 30% के आसपास था, इंडिया का शेयर मैन्युफैक्चरिंग हब में या मैन्युफैक्चरिंग शेयर में मात्र 2.8% के आसपास है। आज भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में मात्र 2.4% के आसपास शेयर है। जहां चाइना डिफेंस पर 250 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, बिलियन के आसपास खर्च कर रहा था, भारत केवल 81 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च कर रहा है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, परंतु भारत के पास क्या है? भारत कैसे मुकाबला कर सकता है? भारत के पास क्या है? भारत के पास आज पॉपुलेशन डिविडेंड है। मीन्स यहां पर 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है उसकी एज 35 ईयर के आसपास है। भारत में आईटी हब है। इंडिया में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो 2020 में शुरू हुई थी, इसके साथ साथ भारत में सॉफ्ट पावर डेमोक्रेसी का बोलबाला है। इंडिया कैसे चाइना को 2030 तक पीछे छोड़ सकता है? इसके लिए जैसे 2022 में G7 ग्रुप ने PGII पार्टिसिपेशन फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एक कंसेप्ट दिया। इसके तहत 2027 तक दुनिया की जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। 2007 में जापानीज पीएम शिंजो अबे ने क्वाड का कंसेप्ट दिया। क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 2017 में जब चाइना ने बहुत ज्यादा आक्रामकता बढ़ाई दुनिया के देशों पर, तब क्वाड काफी फरखर हुआ। क्वाड ने एक परमानेंट मीटिंग की शुरुआत की। 2023 में जब इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही थी, उस समय यूएसए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर IMEC का गठन किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके तहत भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ना है ताकि चाइना का जो प्रभाव है, चाइना को टैकल किया जा सके, चाइना की जो शक्ति बढ़ रही है उसको बैलेंस किया जा सके। एक तरफ चाइना आज दुनिया में परचेजिंग पावर पैरिटी में फर्स्ट और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी तरफ आज इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज इंडिया डिफेंस में चाइना की तरह आत्मनिर्भर नहीं है। जहां चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्मी है, सुपरसोनिक मिसाइल है। चाइना आज दुनिया के कई देशों में जहां हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं भारत आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत वैसे तो कई देशों में हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, इनमें हथियारों की सप्लाई कर रहा है। परंतु चाइना की तुलना में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि आज भी हम हथियारों के संदर्भ में रसिया, इजराइल, यूएसए और फ्रांस पर निर्भर हैं। चाइना आज
इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आज सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हर सेक्टर में दुनिया में चाइना का दबदबा है। वैसे आज के संदर्भ में देखें तो आज चाइना +1 का कंसेप्ट चल रहा है। चाइना +1 मीन्स कोविड के बाद वेस्टर्न कंट्रीज के जो देश हैं उन्होंने चाइना से बाहर निकलना शुरू किया। उन्होंने जब चाइना ने कोविड के बाद आक्रामकता दिखाई, उन्होंने सोचा कि अब चाइना में लंबे समय तक टिका रहना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने चाइना से बाहर अपनी फैक्ट्रीज निकालकर भारत, वियतनाम जैसे देशों में लगानी शुरू कर दी। जैसे सैमसंग और एप्पल है, आज चाइना से निकलकर वियतनाम और भारत जैसे देशों में अपने प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए चाइना +1 के कारण न केवल अमेरिका बल्कि जापान, बल्कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की मल्टीनेशनल कंपनीज आज हर दिन चाइना को छोड़ रही हैं और विकल्प के तौर पर भारत जैसे देशों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दोस्तों, अगर आज के सिनेरियो में देखें तो चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि चाइना, मैंने जो भी पहले बताया, हर एरियाज में हमसे आगे है, लेकिन भारत इसके लिए संघर्ष कर रहा है। आज भारत चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। भारत आज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, इसके तहत भी अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ ट्रीटी, बायलैटरल एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कर रहा है। वैसे हम सबको पता कि चाइना विटो का परमानेंट मेंबर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत को, अगर चाइना को पीछे छोड़ना है तो कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि आज भारत की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज्यादा चल रही है। भारत में आज यूथ है, भारत में विदेशों की एमएनसीज आ रही हैं, भारत आज यूपीआई और अपनी करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो चाइना और इंडिया के संदर्भ में जो विचार दिए गए आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बताना, क्या 2030 तक हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, या केवल एक सपना है या रियलिटी है? आपको क्या लगता है? यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।